हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का वे टू एक्सीलेंसी में। दोस्तों, आज हम लोग एक नया बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक का स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है, कभी विचार किया है कि हम कोई कार्य क्यों करते हैं? मैं क्यों पढ़ाता हूँ, आप क्यों पढ़ते हैं? ये सारा संसार जो गतिमान है, हर आदमी कोई न कोई कार्य कर रहा है, कोई न कोई क्रिया में लिप्त है। वो वैसा क्यों कर रहा है? कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सा ऐसा बल है जो उनसे ऐसा करा रहा है? कभी आपने सोचा है कि हम विद्यालय क्यों जाते हैं, हम कोई पढ़ाई क्यों पढ़ते हैं, हम सो क्यों रहे हैं, हम भोजन करने के लिए, हम अन्न के लिए प्रयास क्यों करते रहते हैं, हम जॉब क्यों करते हैं, हम जिंदगी से इतना जद्दोजहद क्यों करते हैं? इन सब सवालों का जवाब आज मिलेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है आज का ये सीक्रेट टॉपिक। दोस्तों, जितने भी प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं उन सब का सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर है, वो है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे मोटिवेशन अर्थात अभिप्रेरणा को। अभिप्रेरणा अधिगम के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे एक लड़का अध्यापक बनना चाहता है, एक लड़की डॉक्टर बनना चाहती है, एक लड़का नेता बनना चाहता है, एक लड़की अभिनेत्री बनना चाहती है, तथा एक लड़का भूख से बेहाल है, उसे रोटी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। कोई बल है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर ढकेल रहा है या लक्ष्य हमें अपनी ओर खींच रहा है। वो कौन सा बल है जो कार्य कर रही है? वो बल है अभिप्रेरणा। इन सब के पीछे अभिप्रेरणा कार्य कर रही है। तो आज इसी प्रकरण को हम लोग थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और हम ये भ्रम भूल जाएंगे जो हमारे मन में है कि हम क्रियाशील होते ही क्यों हैं, हम कोई कार्य करते ही क्यों हैं। तो आइए समझते हैं अभिप्रेरणा का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, अभिप्रेरणा इंग्लिश शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के शब्द मोटम से बना है। किससे? मोटम। इसका मतलब होता है टू मूव या मोशन, गति, अर्थात गति प्रदान करना। बिना अभिप्रेरणा के कोई भी व्यक्ति क्रियाशील नहीं हो सकता। क्रच एंड क्रचफील्ड कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन इनका, और ये परीक्षा में पूछा भी गया है कि अभिप्रेरणा क्यों का उत्तर देती है। क्रच एंड क्रचफील्ड ने क्या कहा? अभिप्रेरणा मोटिवेशन क्यों का उत्तर देती है। जैसे एक व्यक्ति विशेष व्यवहार का प्रदर्शन क्यों करता है, ये मोटिवेशन का, इसका जवाब मोटिवेशन देगा, और कैसे करता है इसका उत्तर देगा अधिगम, लर्निंग। आइए कुछ परिभाषाओं पे नजर डालते हैं, कुछ डेफिनेशंस। सबसे पहला डेफिनेशन लेते हैं गिलफोर्ड का। गिलफोर्ड क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा वास्तव में क्या है? अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी क्रिया को प्रारंभ किया जाता है, उसे दिशा प्रदान की जाती है, उसे बनाए रखा जाता है, उसे नियमित रखा जाता है। दोस्तों, गिलफोर्ड की परिभाषा का क्या अर्थ है, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। बेसिक उद्देश्य यही होता है हर लर्नर का कि जो कथन कही जा रही है, जो परिभाषा दी जा रही है, उसका भावार्थ क्या है। यदि भावार्थ समझ गए आप, तो आप पूरी थ्योरी के स्ट्रक्चर्स को समझ पाएंगे। दोस्तों, मोटिवेशन के कारण ही कोई क्रिया प्रारंभ की जाती है। व्यक्ति एक निश्चित कार्य को ही करता है, कोई एक निश्चित कार्य को ही करता है, जबकि वह दूसरे कार्य को भी कर सकता है।
जब व्यक्ति के अंदर प्रेरणा जागृत हो जाती है तो वह अनेक बाधाओं को पार करते हुए एक निर्दिष्ट लक्ष्य की दिशा की ओर निरंतर प्रयास करता रहता है। इसी प्रेरणा के कारण गौतम बुद्ध तब तक घूमते रहे जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई। अब नेक्स्ट लेते हैं मैकडोनल्ड के अनुसार क्या है परिभाषा। अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। क्या है? ऊर्जा परिवर्तन। सबसे पहली बात, जो भावात्मक जागृति और पूर्व अनुमानित उद्देश्यपूर्ण प्रतिक्रियाओं का भावात्मक जागृति और पूर्व अनुमानित उद्देश्यपूर्ण प्रतिक्रियाओं को परिलक्षित करता है। दोस्तों, मैकडोनल्ड की परिभाषा के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है, आइए उसे समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति एक ऊर्जा तंत्र है। वो कहते हैं व्यक्ति एक ऊर्जा तंत्र है। इसे क्रियाशील होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसकी ऊर्जा की बिना डीजल, बिना पेट्रोल या बिना बिजली के गाड़ी या टेलीविजन नहीं चल सकता। घर में लगे पंखे, एसी, कूलर नहीं चल सकते। सांस लेने के लिए, प्रत्यक्षीकरण करने के लिए, चिंतन करने के लिए, कल्पना करने के लिए, तर्क करने के लिए, सोचने के लिए, यहां तक कि विषय वस्तु को याद करने के लिए, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा। जो कुछ भी व्यक्ति करता है उन सब के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति के समस्त व्यवहार को समझने के लिए, उस व्यवहार के क्यों का उत्तर देने के लिए उसे केवल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम जो कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसे समझने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। इसी की सहायता से हम उन चीजों को, उसकी आवश्यकता को स्पष्ट कर सकते हैं। जब व्यक्ति की ऊर्जा में परिवर्तन होता है तभी वह व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होता है, मोटिवेटेड होता है। हालांकि जबकि व्यक्ति के अंदर उसे पहले कार्य करने की इच्छा नहीं थी। हम तो ये नहीं जानते कि ऊर्जा परिवर्तन का स्वरूप क्या होता है, क्योंकि ऊर्जा का हम प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते, उसे हम देख नहीं सकते, लेकिन परिवर्तन होता जरूर है। जब हमें ऊर्जा दिखाई ही नहीं देती तो यह कहने का क्या औचित्य है कि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। वास्तव में हम व्यवहार के कुछ घटकों का निरीक्षण करके, कुछ पहलुओं का, कुछ एस्पेक्ट्स का निरीक्षण करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है। और वे घटक हैं भावात्मक जागृति और पूर्व अनुमानित उद्देश्यपूर्ण प्रतिक्रियाएं। ये दो तथ्य हैं। क्लियर है? भावात्मक जागृति क्या है, थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करते हैं। भावात्मक जागृति, इसमें मनोभाव और संवेग होते हैं, यानी इसका संबंध मनोभाव और संवेग से है। संवेग क्या होता है? वही चीजें जो भय, क्रोध, चिंता, प्यार, घृणा, आशा, निराशा, आश्चर्य, हर्ष, मित्रता, शत्रुता, बदला लेने की भावना, हिंसा की भावना आदि से संबंधित होती हैं, वे सब संवेग होते हैं। इस प्रकार भय, क्रोध, चिंता, प्रेम, घृणा, आशा, निराशा आदि सब प्रेरक है, मोटिव है। साथ ही संवेग और मनोभाव ये भी प्रेरक हैं, मोटिव हैं और प्रेरणात्मक व्यवहार का परिणाम भी है। दोस्तों, पूर्व अनुमानित उद्देश्यपूर्ण प्रतिक्रियाएं मैकडोनल्ड कहते हैं, कौन, जिनकी डेफिनेशंस का हम चर्चा कर रहे हैं, उनकी डेफिनेशंस में छिपे हुए रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं प्रेरणा का मूल मंत्र यह है कि हम विकसित लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा करते हैं और लक्ष्य प्राप्त करने के उपरांत प्रेरणात्मक व्यवहार समाप्त हो जाता है। देखिए मोटिवेशन क्या भावार्थ है, मूल क्या है इसमें?
कि हम किसी क्रिया को यानी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाशील होते हैं, और जब वह लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाता है तब हमारे उससे संबंधित जितनी भी मोटिवेशंस थी वो सब समाप्त हो जाएंगे। फिर हम नए लक्ष्य बनाएंगे, फिर क्रियाशील होंगे, फिर उसे अचीव करेंगे। इसी तरह दर प्रतिदर जीवन हमारा चलता रहता है। गुड के अनुसार गुड क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, उसे जारी रखने, उसे नियंत्रित करने, क्या उसे नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। ये गुड के अनुसार डेफिनेशन है। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर कहते हैं अभिप्रेरणा यानी प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। क्या है? मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। बहुत अच्छी डेफिनेशन है। ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है, परीक्षा कोई भी हो, ये जरूर कथन स्किनर का पूछा जाता है, गुड का पूछा जाता है, मैकडोनल है और गिलफोर्ड है, इनकी पूछी जाती है। आइए अब इसके कंपोनेंट्स पे नजर डालते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा के घटक। क्या घटक? कौन कौन से घटक इसके? देखिए, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, मोटिव, इनके मुख्य घटक हैं। नजर डालते हैं क्रमशः, वन बाय वन लेते हैं और समझते हैं क्या है इनके घटकों के अर्थ। सबसे पहले नीड, आवश्यकता, इसे लेते हैं। नीड, आवश्यकता। जब प्राणी को थोड़े समय के लिए भूखा रखा जाता है, उसे पानी नहीं मिल पाता, उसे सोने नहीं दिया जाता, उसे हवा नहीं मिल पाती, तो उसके शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। होता है ऐसा, जब हम भूखे प्यासे होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन महसूस होता है कि नहीं होता है? उन परिवर्तनों के फलस्वरूप निर्मित शारीरिक दशा को आवश्यकता कहते हैं। यानी जब हमारे अंदर किसी चीज की कमी होती है तो हम कहते हैं कि उस चीज की आवश्यकता है हमें। हम किसी आवश्यक पदार्थ की कमी का अनुभव करते हैं। किसमें? नीड में। जैसे भूख में भोजन और प्यास में पानी का, इन कमियों का हम अनुभव करते हैं क्योंकि इन कमियों के कारण शरीर में कुछ जैव रासायनिक पदार्थ की कमी हो जाती है, जिसे आवश्यकता कहते हैं। सबसे पहला स्टेप मोटिवेशन का क्या है? नीड। सेकंड, ड्राइव यानी प्रणोद या चालक। आवश्यकता के परिणाम स्वरूप ड्राइव उत्पन्न होता है। जब प्राणी के अंदर कोई आवश्यक पदार्थ की कमी हो जाती है तो शरीर का संतुलन क्या होता है? बिगड़ जाता है तथा प्राणी के अस्तित्व को खतरा पहुंच जाता है। इस असंतुलन और खतरे का संदेश मस्तिष्क पर पहुंचता है, हमारे ब्रेन पर पहुंचता है, जिससे मस्तिष्क में तनाव क्या उत्पन्न होता है? खिंचाव, एक तनाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? एक तनाव उत्पन्न होता है जो बड़ा कष्टकारी, कैसा होता है? कष्टकारी होता है। व्यक्ति के अंदर उस कष्ट को दूर करने की एक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। वह प्रवृत्ति पुनः संतुलन करने का प्रयास करती है। उस संतुलन की स्थिति को समस्थिति कहते हैं। यह प्रवृत्ति व्यक्ति को तब तक क्रियाशील बनाए रखती है जब तक कि वह वस्तु प्राप्त न हो जाए जिससे आवश्यकता की पूर्ति होगी, या जब तक व्यक्ति कमजोर न पड़ जाए या मर न जाए। इस उपयोगिता को ड्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइव। ड्राइव सदैव लक्ष्यहीन होता है। इसका अर्थ यह है कि ड्राइव व्यक्ति को क्रियाशील तो बना देती है, क्या एक्टिव तो बना देती है। ड्राइव क्या करती है? एक्टिव तो बना देती है, क्रियाशील तो बना देती है, परंतु उस क्रियाशीलता से यह झलक नहीं मिलती
कि उसने उस मार्ग को अपना लिया है जिस मार्ग को अपनाने पर उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। अब यहां एक नई बात उत्पन्न होती है। कुछ मनोवैज्ञानिक इस बात से ऐतराज करते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं जिसे ड्राइव स्टिमुलस, चालक उद्दीपक ड्राइव स्टिमुलस कहा जाता है। समस्या यह थी कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए ड्राइव काफी नहीं है, इसलिए चालक के अतिरिक्त एक तीसरे संप्रत्यय चालक उद्दीपक ड्राइव स्टिमुलस शामिल करने की आवश्यकता पड़ी मोटिवेशन में, जिसके कारण व्यक्ति के व्यवहार को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। समस्या ये कि आवश्यकता की पूर्ति में ड्राइव नाकाफी क्यों था। हमारे सम्मुख समस्या अब ये है कि आवश्यकता की पूर्ति में ड्राइव नाकाफी क्यों था। समस्या ये थी कि भोजन खाने और पचने में कुछ समय लगता है। जब तक भोजन पच न जाए तब तक आवश्यकता की पूर्ति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अतः वे प्रतिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप भोजन की प्राप्ति हुई परंतु पुनर्बलित नहीं होगी। भोजन की प्राप्ति तो होगी परंतु वह पुनर्बलित नहीं होगी, क्योंकि उन प्रतिक्रियाओं के फौरन बाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। अर्थात उन्हीं प्रतिक्रियाओं को सीखा जा सकता है जिसके फौरन बाद सुख की प्राप्ति हो या दुख की समाप्ति हो। यानी सिर्फ खाना खा लेने से सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है भोजन के पच जाने पर, भोजन के डाइजेस्ट हो जाने पर, पच जाने पर। इस समस्या को हल करने के लिए क्लार्क एल हल ने एक नए संप्रत्यय चालक उद्दीपक ड्राइव स्टिमुलस का समावेश किया। उन्होंने यह परिकल्पना की कि प्रत्येक चालक के साथ कुछ उद्दीपक संबंधित होते हैं जिन्हें चालक उद्दीपक कहा जाता है। ये उद्दीपक प्राणी को एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं। जैसे भूख के समय व्यक्ति के पेट के अंदर संकुचन पैदा होता है। क्या होता है? संकुचन पैदा होता है, जिन्हें चालक उद्दीपक कहते हैं। भोजन के पेट में जाते ही इन चालक उद्दीपकों की तीव्रता कम हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी जो तीव्रता होती है, किसकी? जो संकुचन होता है उसकी तीव्रता कम हो जाती है। अर्थात व्यक्ति को सुख मिलता है और जिस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उसे भोजन की प्राप्ति हुई थी उन्हें व्यक्ति सीख लेता है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन। क्या होता है प्रोत्साहन? आइए समझने का प्रयास करते हैं। प्रोत्साहन वह बाह्य उद्दीपक है जिसके बारे में हम यह सोचते हैं कि यह उद्दीपक हमारी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। जो भी हमारे नीड्स होते हैं, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ वो नीड है, उसके बाद ड्राइव उत्पन्न होता है। यानी ड्राइव को कम करने के लिए हमें इंसेंटिव चाहिए। वो इंसेंटिव आवश्यकता की पूर्ति करता है। जैसे धन है, प्रशंसा है, प्रोन्नति है, सामाजिकता है, प्रतिष्ठा है, पद है। ये सभी टर्म्स क्या हैं? इंसेंटिव है, प्रोत्साहन है, और ये हमेशा बाह्य होता है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दोस्तों, फोर्थ एस्पेक्ट मोटिव को हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे।